हेलो एवरीवन, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को लेके आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 4 था कॉलम एंड स्ट्रट, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसको हम बोलते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। चैप्टर 5, चैप्टर का नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ढलान तथा विच्छेद। ठीक है, ढलान तथा विच्छेद। स्लोप क्या होता है हमारा? ढलान होता है तथा विच्छेद। ढलान तथा विच्छेद, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एक्चुअली आया कहां से? ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आया कहां से, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ चीजों के बारे में जानते हैं कि जैसे हमारा बीम होता है, हमारा जो बीम होता है, आप सारे लोग जानते हैं बीम पे दो तरह की मेनली लोडिंग लगती है, दो तरह की लोडिंग लग सकती है। पहला तो जो होता है वो क्या है, वो आपका नॉर्मल फोर्स होता है, कोई आपका एक नॉर्मल फोर्स होता है, सॉरी पहला तो एक आपका नॉर्मल फोर्स हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, पहला तो आपका नॉर्मल फोर्स हो सकता है। तो अगर ये बीम है, बीम पे फोर्स कुछ लग रहा है तो क्या होगा, बीम कुछ ना कुछ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने का कोशिश करेगा। क्या होगा, बीम, ये बीम है, बीम पे लोड पड़ रहा है, तो जिस हिस्से पे लोड पड़ रहा होगा क्या होगा, वो हिस्सा कुछ ना कुछ दबेगा, कुछ ना कुछ नीचे जाएगा। तो ये पहला तो हो गया फोर्स के केस में कि अगर फोर्स लग रहा तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या है, अगर किसी भी प्रकार का मूवमेंट लग रहा है, जैसे यूरियल हमारा क्या है, हमारा यूरियल क्या है, यूरियल हमारा क्या पूरे के पूरे लोड पे लग रहा है। तो किनारे किनारे क्या है, किनारे किनारे तो हमारा कॉलम लगे हुए हैं, या किनारे किनारे क्या है, हमारा सपोर्ट है। इस वजह से बीम हमारा क्या है, किनारे किनारे काफी स्टेबल रहेगा। लेकिन बीच में क्या है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन होगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जो हमारा बीम है, जो हमारा बीम है, बीम का मजबूत कितना है, बीम कितना कड़ापन है, बीम कितना स्टिफ है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों चीज स्टिफनेस पे डिपेंड कर रहा है, स्टिफनेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिपेंड तो कर रहा है किस पे, इसके लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, इसके विड्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंथ और विड्थ इस पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये तो एक दूसरी चीज हुई। लेकिन इसमें क्या है, एक बात आती है इसकी स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ की बात आती है। स्ट्रेंथ की बात आती है कि कोई भी चीज कितना मजबूत है। तो अगर ये बीम काफी ज्यादा मजबूत होगा, इसकी मजबूती काफी अच्छी होगी, तो क्या होगा, ये जल्दी नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं खराब होगा, जल्दी इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बीम में, अगर हमारा बीम क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा हमारा क्या है, बीम हमारा समझ लीजिए इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। स्ट्रेंथ अच्छी होने के बाद भी क्या है, कहीं ना कहीं बीम में क्या होगा, बेंडिंग आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं बेंडिंग, कहीं ना कहीं उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन आ ही जाएगा। तो इन सारी चीजों के लिए क्या है, बीम का स्टिफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बीम का क्या है, स्टिफ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बीम में स्ट्रेंथ तो होना ही चाहिए, किसी भी चीज में स्ट्रेंथ होना ही चाहिए, स्ट्रेंथ तो जरूरी चीज है। लेकिन स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टिफनेस भी होना चाहिए। हम आपको बताया था स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस कड़ापन होता है। कड़ापन का सेंस क्या है, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ क्या करता है, पदार्थ बाहरी बल लगाने पर जो विक्षेप होता है, जो उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है, वो उसका क्या करता है, वो उसका विरोध करता है, वो बीम में क्या करता है, डिफ्लेक्शन नहीं होने देता है। ठीक है ना, तो हम आप लोग को ये काफी पहले ही बता चुके थे कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हम आप लोग को बता चुके थे। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन के बारे में और स्लोप के बारे में तो अभी बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम सारी चीजें बता दिए थे कि स्टिफनेस क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई बीम है, अगर हमारा कोई बीम है, तो बीम में क्या होता है हमारा, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा यूज कर दूँ, आपको नोट कर लीजिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर 5। हाँ, आइए, अब कोई बीम है, बीम का कुछ ना कुछ क्या होता है, अपना स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ
हमारी किसी बीम की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी बीम में हमारा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, फिर भी हमारा क्या हो रहा है, बीम में डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए, इसको कम करने के लिए बीम को हमको क्या करना पड़ता है, बीम को हमको स्टिफ करना पड़ता है। क्या होता है, बीम की स्टिफनेस भी अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब बीम कड़ा होना चाहिए, बीम कड़ा होना चाहिए। अगर बीम कड़ा रहेगा तो जल्दी क्या होगा, जल्दी वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज को याद रखिएगा कि अगर बीम में स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टिफनेस भी दी गई है तो बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, काफी ज्यादा कम होगा। क्योंकि जो हमारी डिफ्लेक्शन होती है, जो हमारा स्टिफनेस होता है, हम आपको बता दें स्टिफनेस होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 डिफ्लेक्शन के। ठीक है, हमारा जो स्टिफनेस होता है वो 1 डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्टिफनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। अगर स्टिफनेस हमारा ज्यादा होगा तो बीम में क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम से कम होगा, और स्टिफनेस की वैल्यू अगर हमारी कम होगी तो बीम में डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से ये चीज आप देख सकते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यहीं से बीम में आया, क्योंकि बीम हमारा क्या है, बीम में अलग अलग प्रकार के लोड लगते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के फोर्स लगते रहते हैं, शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, अन्य प्रकार और के उसमें लोड लगते रहते हैं, टॉर्जन होता रहता है, अर्थक्वेक लोड और बहुत सारे तरीके के लोड उस पर एक्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके की कुछ क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्टिफनेस इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिफ्लेक्शन, इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। फिर मैं आगे कुछ और चीजें बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको स्केच करते हैं। अब बात आती है ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए, आप अगली हेडिंग लिखिए, धरणों का विरूपण, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। पहली हेडिंग लिखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, धरणों का विरूपण। विरूपण कहने का सेंस क्या है, डिफ्लेक्शन, उसमें कुछ ना कुछ उसके शेप एंड साइज उसकी चेंज हो रही है, धरणों का विरूपण। तो जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये हमारा कुछ एक बीम है, ये हमारा कुछ एक बीम है, ठीक है। बीम पे क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, या फिर आप मान लीजिए बीम पे क्या है, बीम पे मोमेंट लग रहा है। अभी तो बीम की स्थिति ये है, लेकिन मोमेंट लगने के बाद बीम हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो बीम में क्या हो रहा है, बीम में हमारा ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, पहले बीम की स्थिति ये थी, अब हमारी बीम वहां पे डिफ्लेक्ट हो गई, तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा, इतना डिफ्लेक्शन आ गया। तो इस प्रकार की क्रिया होती क्यों है, क्योंकि जब बीम में पूरी तरीके से बेंडिंग होता है, प्योर बेंडिंग होता है, तो हम इसकी डिफिनेशन पहले लिखवा देते हैं, इसकी आप डिफिनेशन लिख लीजिए, धरणों का विरूपण का डिफिनेशन लिख लीजिए। शुद्ध नमन के अंतर्गत धरण पर समान मान का नमन आघूर्ण लगता है और धरण का उदासीन सतह या अनुदैर्घ्य अक्ष एक वृत्त की चाप में मुड़ जाता है, वृत्तीय नमन कहलाता है, ठीक है, वृत्तीय नमन कहलाता है, सर्कुलर बेंडिंग, ठीक है, सर्कुलर बेंडिंग। तो क्या होता है, जब बीम पे हमारा कुछ इस तरीके का लोड लगता है, बीम पे हमारा क्या जब लगता है, जब बीम पे हमारा क्या लग रहा हो, प्योर बेंडिंग हो रहा हो, प्योर बेंडिंग, सॉरी, जब बीम पे क्या होता है, बीम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ मोमेंट लगता है, ओनली मोमेंट। जब भी किसी बीम पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, मोमेंट लगाते हैं, तो उस बीम का क्या होता है, उस बीम
बीम में प्योर बेंडिंग हो जाती है। प्योर बेंडिंग का सेंस क्या है? पूरी तरह से बेंडिंग हो जाती है, पूरी तरीके से वो बीम क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। तो आप ये देख रहे हैं बीम क्या कर रही है, बीम एक ऐसे ही आर्क का फॉर्म कर रही है, सर्कुलर आर्क फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे बीम क्या फॉर्म कर रही है, सर्कुलर आर्क फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये क्या है, एक चाप की तरह बन रहा है, ये सर्कुलर की तरह एक सर्कुलर शेप का एक आर्क बन रहा है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं, यही हमारा सर्कुलर आर्क कहलाता है, सर्कुलर बेंडिंग। सर्कुलर बेंडिंग, ठीक है, ये हमारा क्या कह रहा है, सर्कुलर बेंडिंग। तो अगर किसी बीम पे सिर्फ और सिर्फ मोमेंट लग रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें प्योर बेंडिंग होता है, शुद्ध नमन होता है। शुद्ध नमन के अंतर्गत बीम क्या होती है, बीम बेंड हो जाती है सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, और ये जो हमारा बीम बेंड हो जाता है ये हमारा कहलाता है सर्कुलर बेंडिंग कहलाता है। तो डिफ्लेक्शन के अंदर ये चीज आया, डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से एक क्या है, यहाँ से एक फार्मूला आता है। पहले इस फार्मूले को हम डिराइव करवाते थे, आपके सिलेबस में था, लेकिन अभी नए वाले सिलेबस में क्या हुआ है, नए वाले सिलेबस में इसका डेरिवेशन हटा दिया गया है। तो अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमको फार्मूले के बारे में स्टडी करनी है। तो मैं फार्मूला नोट करता हूँ, आप उसकी स्टडी नहीं करेंगे। आप M/I इक्वल टू M/I इक्वल टू E अपॉन सिग्मा अपॉन Y इक्वल टू E/R। ये हमारा यहाँ से एक इक्वेशन मिला। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहाँ से मिला, जब बीम हमारी कुछ स्ट्रेट फॉर्म से, पहले बीम हमारी क्या थी, स्ट्रेट थी, उसके बाद बीम क्या हुआ, इस तरह से सर्कुलर फॉर्म हो गया, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में क्या हो गया, बेंड हो गया। तो हमको जो ये इक्वेशन मिला, हमको इस बीम से मिला, इस बीम के डिफ्लेक्शन से मिला। इस इक्वेशन को कहते हैं, ये इक्वेशन हमारा कहलाता है इक्वेशन ऑफ सर्कुलर बेंडिंग। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर बेंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कुलर बेंडिंग, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कुलर बेंडिंग कहलाता है। अब यहाँ पे मैं एक एक टर्म के बारे में लिख रहा हूँ, जहां पे ये क्या है, हमारा बेंडिंग मोमेंट, आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता बल। आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़ता बल। यहाँ पे सिग्मा हमारा क्या है, सिग्मा हमारा स्ट्रेस है, सिग्मा स्ट्रेस है। और हमारा यहाँ पे वाई क्या है, वाई हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड या फिर सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो भी कोई बॉडी है, उस बॉडी का सीजी कहाँ पे है, सेंट्रॉइड कहाँ पे है, तो सेंट्रॉइड से उसका डिस्टेंस है। किसी भी बॉडी का जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड से जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा y का होता है। r यहाँ पे क्या है, हमारा r यहाँ पे रेडियस होगा, रेडियस ऑफ आर्क, चाप की त्रिज्या होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बच गया, E बच गया। तो E आप जानते हैं यंग्स मॉड्यूलस होता है, E हमारा क्या है, यंग्स मॉड्यूलस होता है। तो इस फार्मूले को फटाक से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आगे आपको काफी ज्यादा काम आएगा। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ और आपको टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं।
ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसको विक्षेप बोलते हैं या विस्थापन बोलते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन होता है या विक्षेप होता है। विस्थापन बोलते हैं या फिर इसको विक्षेप बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन का सबसे पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर मैं उसके बाद अगला चीज बताता हूँ। तो डिफ्लेक्शन क्या है? धरण, आप डिफिनीशन लिखिए, धरण की अनुदैर्घ्य अक्ष पर किसी बिंदु पर भार लगने से पूर्व तथा भार लगने के बाद स्थितियों की ऊर्ध्वाधर दूरी उस बिंदु पर धरण का विस्थापन कहलाती है। अब समझिए इसको, ये समझ लीजिए हमारा एक कैंटिलीवर बीम है, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पे दो तरीके के लोड लग रहे हैं। तो जब ये लोड लगेगा तो ये क्या करेगा? बीम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, बीम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, यहाँ पे लोड लग रहा है P2, यहाँ पे लोड लग रहा है P1। तो ये बीम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश क्या करेगा? तो बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो बीम हमारा क्या होगा? कुछ इस प्रकार का डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बीम क्या होगा? इस प्रकार का कुछ डिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से यहां के बीच में क्या है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ गया। ठीक, पहले बीम हमारा इस पोजीशन पे था और इस पोजीशन पे। अब जो बीम हमारा है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आ गया। तो ये सी है, मैं इसको मान लेता हूँ ये हमारा क्या हो गया? सी डैश हो गया। ये हमारा पॉइंट ए है, मैं मान लेता हूँ ये ए डैश हो गया। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि पहले हमारा पॉइंट क्या था? पहले हमारा पॉइंट सी था, अब सी डैश पे हो गया है। पहले ए था, ए डैश हो गया है। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा एट पॉइंट सी जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? जो हमारा पॉइंट सी पे डिफ्लेक्शन होगा या पॉइंट जो हमारा बी पे डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ का जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमारा डेल्टा सी होगा और यहाँ का डिफ्लेक्शन क्या होगा? डेल्टा ए होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन एट सी। सी पे डिफ्लेक्शन कितना होगा? सी पे डिफ्लेक्शन क्या है? सी से सी डैश, सी डैश, और कितना डिफ्लेक्शन होगा? डेल्टा सी। ठीक, और ऐसे अगर हम लिखना चाहें डिफ्लेक्शन एट ए तब कितना हो जाएगा? एट ए पे क्या हो जाएगा? ए का क्या है? ए डैश, इस पे कितना हो जाएगा? डेल्टा ए। तो ये हमारा कुछ रहा डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, ये हमारा रहा कुछ डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारा डिफ्लेक्शन यही रहा। डिफ्लेक्शन हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन क्या होता है? ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सी टू सी डैश। ठीक है, पहले वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्या है? स्ट्रेट बीम एंड डिफ्लेक्टेड बीम, ओरिजिनल बीम एंड डिफ्लेक्टेड बीम। ठीक है, ओरिजिनल बीम का पॉइंट और डिफ्लेक्टेड बीम के बीच का जो पॉइंट होता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वो हमारा डिफ्लेक्शन का नाम है। नेक्स्ट हमारा आता है स्लोप। स्लोप को हम बोलते हैं विक्षेप, सॉरी स्लोप हमारा होता है ढलान। स्लोप हमारा क्या होता है? ढलान। तो ढलान क्या होता है? ढलान आप कभी देखे हैं? ठीक, अगर मैं इस तरह का जमीन बना दूं, ये समझ लीजिए मेरा क्या है? ग्राउंड लेवल है। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये कैसा ग्राउंड लेवल है? ये सीधा ग्राउंड लेवल है। मैं ऐसे बना दूं तो क्या है? ये थोड़ा सा स्टीप हो गया। और मैं ऐसे अगर ग्राउंड बना दूं तो क्या है? ये स्लोपी है। ये कैसा है? ये स्लोप ग्राउंड है। तो स्लोप एक ऐसा चीज होता है, स्लोप एक ऐसा जगह है कि जहां पे आप क्या है? आप काफी देर तक या कुछ देर तक आप सही नहीं जा पाएंगे, मतलब एक जगह पे नहीं रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? वहां पे हर एक जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो हॉरिजॉन्टली डाउन साइड या अप साइड जाता है। तो इस वजह से क्या हम वहां पे रुक नहीं सकते। ठीक है ना, स्लोप पे क्या होता है? बॉडी जो होती है मूव करने लगती है ऑटोमेटिक। तो स्लोप का हम डिफिनेशन देखते हैं, स्लोप क्या होता है?
तो धरण के किसी बिंदु पर ढलान तथा उसकी अक्ष के विक्षेपित वक्र के लिए उस बिंदु पर स्पर्शिका विक्षेप से पूर्व धरण की अक्ष से नापा गया कोण धरण का ढलान कहलाता है। इसको थीटा या dy बाई dx से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको थीटा या dy बाई dx से प्रदर्शित करते हैं। डिफ्लेक्शन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डिफ्लेक्शन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और स्लोप को हम थीटा या dy बाई dx से प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे आप इसका भी लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा या फिर y से प्रदर्शित करते हैं डिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो स्लोप और देखिए क्या होगा, डिफिनेशन में भी फिर से लिखवा दूंगा, आप चिंता ना लीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक बीम हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिए बीम पे क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं। ये वाला जो हमारा पॉइंट है A है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो C है, ये वाला जो पॉइंट हमारा B है। ये P1 लोड लग रहा है, ये P2 लोड लग रहा है। तो बीम क्या करेगी, बीम ऐसे ऐसे कुछ हमारा डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक, बीम डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये वाली जो हमारी पॉइंट आई, ठीक, और ये वाली जो पॉइंट आई, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या होता था, ये डिस्टेंस हमारा क्या होता था, डिफ्लेक्शन होता था। डिफ्लेक्शन एट C, डिफ्लेक्शन एट A। लेकिन अगर हम यहां से क्या करें, एक स्पर्शी खींच लें, एक यहां से ऐसे स्पर्शी खींचते, ठीक है, एक यहां पे ऐसे टेंजेंट खींचे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते। तो इसके बीच का जो एंगल बनता है, जो हमारा यहाँ पे थीटा C बना, वो हमारा क्या कहलाता है, जो हमारा यहाँ पे थीटा C बना, ये हमारा कहलाया स्लोप एट C। सेम अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक टेंजेंट खींच दें और एक सीधी लाइन खींच दें, तो यहाँ पे क्या बना, थीटा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका डेल्टा A है, ये आपका डेल्टा C है और ये आपका थीटा A हो गया। तो ये क्या बनाया है, थीटा A क्या हमारा कहलाया, स्लोप एट A। स्लोप एट A मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, धरण के किसी बिंदु पर उसकी ढलान जो होती है वो क्या होती है, जो विक्षेपित अक्ष है, ये हमारा क्या है, वक्र है। तो हम इस पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे, एक स्पर्शी खींच देते हैं और स्पर्शी खींच देते हैं और स्पर्शी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। तो इसके बीच में जो एक्सिस हमारा बनता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा स्लोप कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, स्लोप एट C क्या हो जाएगा, थीटा C। स्लोप एट A क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हमारा स्लोप रहा, ये हमारा डिफ्लेक्शन रहा। डिफ्लेक्शन क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। और अगर हम क्या करते हैं, यहां से एक स्पर्शी खींच देते हैं और स्पर्शी खींचने के बाद क्या करते हैं, इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम मिला देते हैं। तो ये जो हमारा एंगल बनता है, ये हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। ठीक है, थीटा कहलाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कुछ और आपको बताता हूँ। ठीक है, एरेज करते हैं। ठीक है, अगला आता है फ्रैक्चुअल रिजिडिटी। फ्रैक्चुअल रिजिडिटी फ्रैक्चुअल रिजिडिटी, ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी क्या है, नमन दृढ़ता किसको बोलते हैं, नमन दृढ़ता। दृढ़ता मतलब क्या होता है, मजबूती, दृढ़ है। और नमन मतलब
बेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, किसी धर्म के पदार्थ का यंग मापांक गुणांक ई तथा जड़त्व आघूर्ण I के गुणनफल को नमन दृढ़ता कहते हैं। नमन दृढ़ता मतलब फ्रैक्चुरल रिजिडिटी। फ्रैक्चुरल रिजिडिटी ये होता क्या है, किसी भी बीम का में जो मूवमेंट लग रहा है और उसका जड़त्व आघूर्ण, किसी भी बीम के जो मूवमेंट लग रहा है और उसमें जो जड़त्व आघूर्ण है जो I उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चुरल रिजिडिटी कहते हैं। और फ्रैक्चुरल रिजिडिटी को ही हम क्या कहते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, स्टिफनेस कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, स्टिफनेस कहलाता है। हमारी बीम कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं है, कितनी कड़ी है, कितनी कड़ी नहीं है, वो क्या बताता है, वो स्टिफनेस को बताता है। और ये जो हमारा स्टिफनेस होता है, जो हमारा फ्रैक्चुरल रिजिडिटी है या जो हमारा स्टिफनेस है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/डिफ्लेक्शन के, 1/डिफ्लेक्शन के होता है। तो ये दो चीज आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे आपको काम करना। अगर यहाँ से हमारी y की वैल्यू बड़ी होगी तो फ्रैक्चुरल रिजिडिटी छोटी होगी, और फ्रैक्चुरल रिजिडिटी की वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटी होगी। ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगा, इसकी वैल्यू घटेगी तो ये बढ़ेगा। फ्रैक्चुरल रिजिडिटी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये धर्म का हमारा क्या कहलाता है, कड़ापन भी कहलाता है, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी आती है धर्म के विक्षेपित वक्र का समीकरण, ठीक है। कर्व ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक्सिस, कर्व ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एक्सिस। अभी मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। धर्म के विक्षेपित अक्ष का समीकरण। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि जब धर्म पे लोड लगाते हैं या मूवमेंट लगाते हैं तो वो क्या करता है, एक वृत्तीय फॉर्म कर लेता है, एक सर्कुलर बेंडिंग फॉर्म कर लेता है। तो जब वो सर्कुलर बेंड फॉर्म करता है, वो एक क्या करता है, वो जैसे एक सर्कुलर बेंडिंग फॉर्म करता है तो क्या करता है, एक कर्व के रूप में फॉर्म कर लेता है। तो जब ये कर्व के रूप में फॉर्म कर लेता है तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया गया। उस फार्मूले को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सॉरी उसका डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। फार्मूला तो आपको फिलहाल पूरा पढ़ना है, लेकिन उसके डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। तो वो जो फार्मूला हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है। उस फार्मूले से हम बेंडिंग में, बेंडिंग किस प्रकार हो रहा है, बेंडिंग की कितनी वैल्यू आ रही है, वो सारी चीजें हम फाइंड करते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन कुछ आता है, mx EI मल्टीप्लाइड बाई d2y अपॉन dx2। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, बीम के कर्व का डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम विभिन्न तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी प्रकार के बेंडिंग मोमेंट आएंगे, बेंडिंग मोमेंट के लेते हुए हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ई क्या है, EI क्या है, EI हमारा क्या है, सॉरी ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। mx हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट, मैं आपको लिख देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स, ठीक। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस है, जैसा कि आपको बताया होगा। और आई हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे आते हैं।
अब बात आती है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो मैं आपको बता चुका क्यों हो रहा है, किस वजह से हो गया, आपको बता दिया, सारा बता दिया। अब बात ये है कि अगर आपको एक बीम दे दी जाती है, अगर आपको एक बीम दे दी जाती है और बोला जाता है कि आप इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करिए, तो वो क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिनसे आप किसी भी बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं। तो हम इस चीज़ की अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो मेथड टू डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, method for the determination of method for the determination of slope and deflection। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के क्या क्या मेथड है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के क्या क्या मेथड है, तो वो सारे मेथड हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में होगा, ठीक है। जो चीजें सिलेबस में नहीं होंगी हम उसको हल्का फुल्का आपको बता देंगे, ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे, पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो पहला आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। पहला आता है डबल इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा मेथड हमारा आता है मोमेंट एरिया मेथड। तीसरा एरिया आता है मैकालेज मेथड। और चौथा आता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। चौथा आता है कॉन्जुगेट बीम मेथड। अब ये जो चार तरीके के चीजें दी गई हैं ये टोटल हमारे सिलेबस में है, इनको चारों को पढ़ना है, इन चारों को हमको पूरी तरीके से स्टडी करना है। इसको छोड़ के और भी तरह के होते हैं जिनको मैं लिखवा दे रहा हूँ लेकिन वो आपके काम का नहीं है। पांचवा होता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड। और जो छठवां होता है वो होता है सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम और स्ट्रेन एनर्जी ये जो है ये आपको बीटेक या फिर अनदर लेवल में पढ़ना पड़ता है, और ये जो आपकी चीजें हैं एमटेक ये हाई लेवल की चीजें, ठीक है, ये हायर स्टडीज की, ठीक है, ये हायर स्टडीज की। इसमें से अगर माना जाए तो मैकाले भी क्या है, हायर स्टडीज का है। ये भी क्या हायर स्टडीज का है। लेकिन इस बार क्या किया है, मैकाले मेथड को भी हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया। इसके पहले मैकाले मेथड नहीं था, लेकिन इस बार भी हमको क्या कर दिया, मैकाले में ऐड कर दिया है। तो ये टोटल क्या है, सिलेबस का है, ये टोटल क्या है, सिलेबस का है। तो ये क्या है, नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में। अब इसके बाद हम आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाएंगे कि अगर किस तरीके की बीम दी गई है तो उस बीम का स्लोप क्या होगा, उस बीम का डिफ्लेक्शन क्या होगा। कुछ हम आपको इस तरीके के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाएंगे। जब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम आपको लिखवा देंगे, आज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवा देंगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, जो कल का वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम एक एक मेथड्स को लेते हुए उन सारे तरीके की चीजों को क्या करेंगे, सारे तरीके की चीजों को सॉल्व करके देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अब स्टैंडर्ड वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आप एक कॉलम बना लीजिए। पहले में लिख लीजिए फिगर, पहले में हमारा क्या आ जाएगा, फिगर, दूसरे में स्लोप और तीसरे में डिफ्लेक्शन। ये
पहला वाला हमारा आता है कि अगर कोई हमारा कैंटिलीवर बीम है, पहला है पहला है यल लेंथ का हमारा बीम है और ये कैंटिलीवर बीम है और इस पे डब्ल्यू का क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो इस पे जो स्लोप होता है, इस पे स्लोप होता है थीटा बी पे, थीटा बी पे जो हमारा स्लोप आता है ये माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। और जो डिफ्लेक्शन आता है, ये डिफ्लेक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू होती है माइनस डब्ल्यू एल के पावर 3 अपॉन 3 ठीक है। पहला वाला हमारा ये और ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। दूसरा नोट कर लीजिए कि ये हमारा क्या है, बीम है, ठीक है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी और इसमें कुछ क्या लगा, मूवमेंट लग रहा है, कुछ यम का क्या है, यम का मूवमेंट लग रहा है और ये बीम ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसकी लंबाई क्या है, लंबाई क्या है। तो इस पे जो हमारा थीटा भी आता है, मूवमेंट के टाइम जो हमारा थीटा भी आता है वो आता है ml अपॉन ई आई, ठीक। और जो डिफ्लेक्शन आता है डेल्टा बी, डेल्टा बी जो हमारा डिफ्लेक्शन आता है, यही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। और डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है माइनस ml स्क्वायर अपॉन 2 ई आई, माइनस ml स्क्वायर अपॉन 2 ई आई। तीसरा नोट डाउन कर लीजिए, हमारा ये कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट बी है, इसमें क्या है, यूडीएल लग रहा है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ ये है। इस पे क्या लग रहा है, W किलोमीटर मीटर का मोमेंट लग रहा है, ठीक है, यूडीएल लग रहा है। तो इस पे थीटा बी की वैल्यू हमारी आती है, बी पे जो हमारा स्लोप आता है वो आता है डब्ल्यू एल के पावर क्यूब अपॉन 6 ई आई। और जो हमारा डेल मैक्स की वैल्यू आती है, डेल मैक्स की वैल्यू आती है, या फिर आप डेल बी की वैल्यू ले लीजिए क्योंकि बी पॉइंट पे ही आएगा और बी पॉइंट ही मैक्सिमम होगा। इसकी वैल्यू आती है माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन माइनस डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 8, ठीक है। इसको नोट करिए तो फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ। ये 3 नोट करिए, फिर मैं आगे और बताता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, चौथा आता है ठीक है। तो इसका जो स्लोप आता है वो थीटा ए पे और थीटा बी पे
ये थोड़ा सा डाउटफुल है, हम लिस्ट कंफर्म करेंगे। और जो सी पे होगा वो मैक्स होगा। ये ऐसे वैसे नोट कर लीजिए, बच्चे ने गलत लिखा था, वैसे होता तो कभी आता ही नहीं है। पांचवा नोट डाउन कर लीजिए। ये है बी है, इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्शन होगा। लेंथ ये है और ऊपर क्या है W किलोमीटर मीटर का वर्ग होगा। तो इसके लिए जो थीटा है थीटा भी होगा, ये दोनों बराबर हो और इसकी वैल्यू होगी W⁴ अपॉन 24 और जो डेल मैक्स होगा -5 W⁴ अपॉन 384 EI। ठीक, नोट कर लीजिए। छठवां नोट कर लीजिए। छठवां को पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। आधे पे यूनियन लगा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए दे रखा, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, इस पे नोट W लग रहा है, ये पॉइंट ए है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो टोटल लंबाई है ये है। तो इस तरीके के केस में क्या होता है, जो डेल्टा बी की वैल्यू होती है वो होती है W/64 EI ब्रैकेट में L³ माइनस AQ। ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ कि अगर इनकेस पूछ ले स्पिन फार्मूला तो ये याद है, W⁴ अपॉन 8EI माइनस W⁴ अपॉन 8EI प्लस L माइनस A W⁴ अपॉन 6। एक और है लास्ट, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये है बी है, बीच में ये सी है, लगा है W, इसका डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है। इसके लिए थीटा बी की जो वैल्यू होती है वो नोट करिए, WAB 2a + b अपॉन 6EL और थीटा सी की जो वैल्यू होती है वो है WAB 2a - b अपॉन 3EL a + 3। इसके लिए जो डेल सी की वैल्यू होती है वो WA² अपॉन 3EI a + b। जो मैक्स की वैल्यू होती है WB 3/9/4/3 multiplied by EI, ये कुछ होता है, ठीक है। अब
अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो शुरू का 3 था, ये चौथा था, ये 5वां है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 2 हैं, ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी क्या है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया है, एक्स्ट्रा आपको बता दिया है कि इतना ज़्यादा रहेगा कंटेंट तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो शुरू का 3 है, शुरू का 3 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब इसको यूज करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर भी हमारा लगभग खत्म ही है। अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल करते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये भी खत्म हो जाएगा काफ़ी जल्दी, 1 से 1.5 हफ्ते में ये भी आपका खत्म हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू।